हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र चौधरी आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पिछली क्लास में पढ़े थे कि हॉर्टिकल्चर के अंदर क्या क्या स्कोप है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, इसकी ब्रांचेज पढ़ी थी। इसके अगला चैप्टर अपना हॉर्टिकल्चर एंड बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, ये अपना सेकंड चैप्टर है। तो अपन चैप्टर के अंदर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके यूट्यूब चैनल एग्री मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो अपन हॉर्टिकल्चर एंड बॉटनिकल क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं। तो उससे पहले आपको बता दूं कि अपना हॉर्टिकल्चर का जो कोड होता है वो होता है HORT 111। हॉर्टिकल्चर का कोड होता है 111 का मतलब होता है अपने पास कि हॉर्टिकल्चर में फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट कोर्स एक होता है। इसी प्रकार आपको पिछली क्लास में बताया था 112 होता है। इसका मतलब होता है हॉर्टिकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में सेकंड कोर्स मतलब अपने फॉरेस्ट्री चलेगी। तो अपन फॉरेस्ट्री की जल्दी क्लासें लगाएंगे। इसका जब अपने हॉर्टिकल्चर होते होते उससे पहले अपन फॉरेस्ट्री की क्लास लगाएंगे और अपने मैथ की भी क्लासें चल रही है। और आप कमेंट में बताइए कि हॉर्टिकल्चर के बाद में अपन सोइल साइंस ले या फिर फॉरेस्ट्री ले। ठीक है दोस्तों, तो अपन बता रहा था मैं आपको इसका कोड होता है अपने पास HORT 111। ठीक है, इसका टाइटल होता है अपने पास हॉर्टिकल्चर का फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। क्या होता है टाइटल इसका? फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो अपना सेकंड चैप्टर है हॉर्टिकल्चर एंड बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, हॉर्टिकल्चर और मतलब बागवानी और वानस्पतिक वर्गीकरण। ठीक है, तो अपन चलते हैं पादप वर्गीकी। ठीक है, इसमें दे रखा है पादप वर्गीकी, प्लांट टेक्सोनोमी, वर्गीकरण मतलब टेक्सोनोमी का मतलब वर्गीकी। ठीक है, तो अपन पादपों में वर्गीकरण करते हैं कि किस प्रकार करते हैं। ठीक है, तो अपने पास है प्लांट टेक्सोनोमी के अंतर्गत पृथ्वी पर मिलने वाले पौधों की पहचान तथा पारस्परिक समानताओं व असमानताओं के आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है। किसके आधार पर? समानताओं और असमानताओं के आधार पर। जो जितने भी पारस्परिक समानताओं असमानताओं पर पौधों की पहचान किस प्रकार करते हैं अपन? पृथ्वी पर पौधों की पहचान पारस्परिक पर समानताओं है और असमानताओं के आधार पर करते हैं। क्या आधार पर करते हैं? ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं विश्व में अब तक विभिन्न प्रकार के पौधों की लगभग 4 लाख जातियां ज्ञात हो चुकी है। अपने को पौधों की लगभग अपने पास 4 लाख जातियां ज्ञात हो चुकी है अब तक हमें प्लांट की जातियां 4.0 लाख ज्ञात हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे मैं आपको नोट्स करवाते जा रहा हूं या बोल रहा हूं वैसे वैसे आप पॉज करके वीडियो को और नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं, अपने पास है अब तक विभिन्न प्रकार के पौधों की लगभग 4 लाख जातियां ज्ञात हो चुकी है। ठीक है, जिसमें से लगभग 70% जातियां पुष्पीय पौधों की है। मतलब अपने को 4 लाख जातियां पौधों की प्राप्त हुई है, उनमें से अपन को 70% तो ओनली पुष्पीय पौधे हैं, पुष्पीय पौधों की जातियां हैं। 70% तो अपने पास 4 लाख में से 70% तो पुष्पीय पौधों की जातियां हैं। पौधों की क्या है? जातियां। 4 लाख में से 70% तो पुष्पीय पौधों की है। ठीक है, इसके बाद में है प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा पौधों का वर्गीकरण उनकी उपयोगिता से भोजन के रूप में रेशे प्रदान करने वाले, औषध प्रदान करने वाले आदि के आधार पर किया गया था। कि प्राचीन काल में तो वर्गीकरण पादपों को किस प्रकार किया जाता था? उनके भोजन के आधार पर किया जाता था, उपयोगिता के आधार पर किया जाता था, रेशे के आधार पर किया जाता। पर वही वर्तमान में किया जाता। अब वर्तमान में मतलब प्राचीन काल में तो इस प्रकार किया जाता। इसके बाद में अपन
आ गया है वर्तमान में किस प्रकार अध्ययन करते हैं प्लांट वर्गीकरण का। ठीक है, प्लांट वर्गीकरण का अपन करते हैं, लेकिन बाद में पौधों को उनके आकारिकीय लक्षणों, लेकिन वर्तमान में, अब वर्तमान में आकारीय के आधार पर वर्गीकरण किया जा रहा है। ठीक है, किसके आधार पर? आकारीय के आधार पर। इसके बाद में आकारीय लक्षणों जैसे मतलब बाहरी लक्षणों को देखकर, जैसे कि पुष्पों को देखकर, उनकी टहनियों को देखकर। ठीक है, इसके बाद में अपने पास है जैसे पादप स्वभाव, बीज पत्रों की संख्या, मतलब उनमें देखते हैं बीज पत्रों की संख्या देखते हैं। पुष्पीय भागों की संरचना, पुष्पीय जैसे पुष्पीय भाग है उनकी संरचना देखते हैं हम। पुष्पीय भागों की संरचना, पुष्पीय भागों की संरचना देखकर, स्ट्रक्चर देखकर। ठीक है, इसके बाद में अपने पास है आकारीय लक्षणों के साथ साथ भौगोलिक वितरण, शारीरिक लक्षणों आदि को भी वर्गीकृत में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में इस प्रकार पादप वर्गीय के उपयुक्त आधारों के अनुसार निम्न प्रकार के बिंदु स्पष्ट किए। अपने पास 3 बिंदु स्पष्ट किए हैं वर्गीकी के आधार पर। तो अपने पास है स्पष्ट है, पहला अपना कोशिकीय वर्गीकी, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या है अपने पास? कोशिका वर्गीकी। ठीक है, अपना दूसरा है रसायन वर्गीकी। तीसरा अपने पास आणविक वर्गीकी। ठीक है, आणविक वर्गीकी। तो अपन देखते हैं कोशिका वर्गीकी में किसका अध्ययन किया जाता है? साइटोटैक्सोनॉमी। कोशिका वर्गीकी को अपन साइटोटैक्सोनॉमी भी कहते हैं। साइटोटैक्सोनॉमी में देखते हैं अपन कोशिकीय संरचना व संगठन के आधार पर, मतलब कोशिका की संरचना का अध्ययन करते हैं इसके अंतर्गत, और संगठन के आधार पर मतलब संगठन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना सेकंड है, सेकंड अपने पास रसायन वर्गीकी। रसायन वर्गीकी के अंदर हम देखते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर, अपन रासायनिक संगठन के आधार पर बांटते हैं, वानस्पतिक वर्गीकी करते हैं इसके अंदर। थर्ड के अंदर है आणविक वर्गीकी की, आणविक वर्गीकी में करते हैं अपन आनुवांशिक पदार्थ के आधार पर। तीसरे के अंदर अपन आनुवांशिकी के आधार पर वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन कोशिका की संरचना के आधार पर, इसके अंदर दे रखा अपने को रासायनिक संगठन के आधार पर, रासायनिक संगठन के आधार पर। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं देख लेता हूं कि आपको दिख रहा है कि नहीं नीचे, क्योंकि काफी नीचे हो गया। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है। इसके बाद में अपन देखते हैं ये 3 प्रकार के वर्गीकरण हो गए। इनको अपन कोशिका वर्गीकी के आधार पर प्लांटों को बांटते हैं, रसायन वर्गीकी के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं, आणविक वर्गीकी के आधार पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं वर्गीकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंच वनस्पति शास्त्री एपी डे कंडोले ने दिया। कि वर्गीकी शब्द किसने दिया? पहले वर्गीकी शब्द देने वाला फ्रेंच भाषा के एपी डी कंडोले ने। किसने दिया? एपी डी कंडोले ने। ठीक है, और दोस्तों आपके ये बीएससी एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, अब जो अभी वैकेंसी आ रही है सुपरवाइजर की, कृषि सुपरवाइजर की, जेट के मान लो, आईसीआर की मान लो, तो उनके लिए भी ये क्लासे कारगर है, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन में से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेट में भी पूछे जाते हैं, आईसीआर में भी पूछे जाते हैं, अपने कृषि सुपरवाइजर में भी कई बार इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने पास ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट अपने पास कृषि सुपरवाइजर में भी आता है, इसमें से जेट में भी आता है, आईसीआर में ऐसे भी आता है। और यह टॉपिक अपने आगे चलकर भी जब बीएससी के बाद में अपन एमएससी करते हैं उसमें भी अपने बॉटनिकल क्लासिफिकेशन चलता है। तो इसके बाद में देखते हैं अपने पास किसने दिया ये शब्द, वर्गीकी शब्द किसने, वर्गीकी शब्द देने वाला कौन है? एपी डी कंडोले। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं इसकी मतलब 1834 में शब्द दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं अपन अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री
द ला बॉटेनिकल, कौन सी? तो इसकी एक बुक भी लिखी गई थी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी की पुस्तक लिखी। एपीडी कंडोली की कौन सी थी? थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी की पुस्तक थी इनकी, ठीक है। इसके बाद में इसमें वर्गीकरण के सामान्य सिद्धांतों के आधार पर के बारे में बताया। पादप वर्गीकी को इस प्रकार परिभाषित किया। पादप वर्गीकी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है, पादप वर्गीकी की परिभाषा देख ले, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पौधों की नामकरण वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है। कि पादप वर्गीकी की परिभाषा होती है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अपन पहचान, नामकरण, वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, बाद में कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में वर्गीकरण विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद में एक कैरोलस लिनियस आता है, वैज्ञानिक नाम है कैरोलस लिनियस, कोई वैज्ञानिक है। तो इसने एक, इसके बाद में एक पुस्तक थी इसकी, कौन सी थी? सिस्टेमा नेचुरी इनकी पुस्तक थी। किसकी पुस्तक थी? कैरोलस लिनियस की। तो इसमें बताया है, शब्द का प्रयोग किया जो ग्रीक भाषा के शब्द सिस्टेमा से लिया गया है। इस भाषा को किससे लिया गया है? सिस्टेमा से। ये ग्रीक भाषा का है जिसे सिस्टेमा से लिया है, सिस्टेमा से लिया गया, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन, शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है समूहबद्ध करना या साथ साथ रखना। सिस्टेमा का मतलब होता है जिसे समूहबद्ध रखना या साथ साथ रखना। इसका मतलब सिस्टेमा का मतलब होता है साथ साथ रखना। दोस्तों, हॉर्टिकल्चर का ये जो बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर अपने को 4 नंबर का पूछेगा या 6 नंबर का पूछेगा क्वेश्चन। अपने जो बीएससी एग्रीकल्चर के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में आते हैं, उसमें से पेपर में से अपने या तो 4 का पूछेगा या 6 नंबर का पूछेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, किसी पौधे को पहचानने के लिए या किसी पौधे को इसी नाम से पुकारने के लिए उसका नामकरण अति आवश्यक है। किसी पौधे को अगर अपन पहचानते हैं, तो पहले तो क्या था कि मतलब सेम थे, और अब क्या कि अनेक पौधे होगी, अनेक जातियाँ होगी पौधों की, इस प्रकार हम पौधों को पहचान नहीं सकते, तो उनको अपन नामकरण कर दिए, उनका हर पौधे का नामकरण कर दिए कि हर पौधे को अपन पहचान सके, ठीक है। तो अपन ये बोल रहा है किसी पौधे को पहचानने के लिए या किसी पौधे को इसी बाग से पुकारने के लिए, या तो किसी पौधे को पहचानने के लिए या किसी को पौधे को पुकारने के लिए अपन को नामकरण अति आवश्यक है। प्राचीन समय में पौधे के नाम उनके गुणों, प्रयोगों, उगाने की रीति, आवश्यकता और परिपक्वता अपनी बुद्धि के अनुसार पुकारते थे। पहले क्या है कि प्राचीन काल में अपन उनकी अपनी बुद्धि के अनुसार, उनके मतलब मान लो कि प्रयोग उगाने के आधार पर उनको, या परिपक्वता के आधार पर, या आवश्यकता के आधार पर उनको पुकारते थे, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं, भाषाओं की विभिन्नता के कारण किसी पेड़ को विभिन्न स्थानों पर अलग अलग नामों से पुकारा जाता था। बाघों के कारण किसी पेड़ को विभिन्न स्थानों पर, मतलब अलग अलग स्थानों पर पेड़ पौधों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। यहाँ तक कि किसी पेड़ की एक ही जाति के नाम विभिन्न स्थानों पर भिन्नता पाई जाती, मतलब एक ही, जो मान लो नीम का पेड़ है या आम का पेड़ है, जैसे मान लो अपने आम का पेड़ है, तो अलग अलग जिलों में या हर क्षेत्र में इसको अलग अलग नाम से पुकारा करते थे। इसके बाद में जो वर्तमान में आ रहा है, जो आगे हम पढ़ेंगे, जो उनका मतलब एक ही नाम कर दिया, जैसे मान लो नामकरण करने पर उनका अपन हर स्टेट या किसी भी जिले के अंदर चल जाए तो अपन आम ही बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना पौधों के पुकारने, नामकरण में कठिनाइयों एवं बुराइयों का अनुभव होने पर इनको वानस्पतिक नाम दिया, कि इनको अपन को पहचानने में, नामकरण में या काफ़ी कठिनाई होती थी, इसलिए इनको अपन वानस्पतिक नाम दे दिया, इनका बॉटनिकल नाम दे दिया। कि जैसे आम का अपने पास है मेजिफेरा इंडिका, इसी प्रकार अपन हर पौधे का बॉटनिकल नेम दे दिए, ठीक है। इसके बाद में है जो कि समस्त संसार में तथा विभिन्न भाषाओं में एक ही प्रकार से बोले जाते हैं।
तो ये बॉटनिकल क्लासिफिकेशन नाम देने के बाद में हर जिले में, हर स्टेट में, हर क्षेत्र में एक ही नाम बोला जाता है। जैसे आम का मेंजिफेरा इंडिका, तो इसे हम मेंजिफेरा इंडिका ही बोला करते हैं, ठीक है। इसके बाद में है पहला इसका वंश होना चाहिए। पहले तो अपने पास इसके अंदर है जो प्रत्येक वानस्पतिक नाम 2 हिस्सों में बटा होता है। प्रत्येक नाम 2 हिस्सों में बटा होता है। कितने हिस्सों में बटा होता है? हमेशा 2 हिस्सों में बटा होता है। हिस्सों में बटा होता है, ठीक है। कितने हिस्सों में बटा होता है? 2 हिस्सों में बटा होता है। तो पहला इसका वंश होता है, दूसरा इसकी जाति होती है। पहला तो क्या होता है? इसकी जाति। अपन पहले तो इसकी जाति लिखते हैं किसी भी पौधे की, फिर उसके बाद में अपन नहीं, पहले तो इसका वंश लिखते हैं, इसके बाद में इसकी सेकंड नंबर पर अपन जाति लिखते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण देता हूं आपको, जैसे आम का ले लेते हैं अपन, आम का लेते हैं अपने, तो इसका वानस्पतिक नाम होता है अपने पास मेंजिफेरा इंडिका। तो मेंजिफेरा के अंदर इसके मेंजिफेरा तो हो गया इसका वंश, मेंजी तो हो गया इसका वंश, मेंजिफेरा तो इसका हो गया वंश, ठीक है। इसके बाद में इंडिका हो गया इसका जाति। तो अपन इस प्रकार 2 भागों में बांटा जाता है वानस्पतिक वर्गीकरण को। पहले तो 2 नामकरण से पुकारते हैं इसको, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। इसके बाद में है वंश का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होना चाहिए, लिखा जाता है हमेशा। वंश का कोई भी अक्षर हमेशा बड़ा लिखना चाहिए। जैसे मान लो अपन को इंग्लिश में लिखते हैं तो किसको? मेंजिफेरा, जो MAN मेंजिफेरा, ठीक है। तो अपन पहला अक्षर जो कैपिटल में लिखा जाता है हमेशा बड़ा लिखा जाता है वंश का। वंश का, जाति का तो चाहे छोटा हो जाए, पर पहले इसका वंश का बड़ा लिखा जाता है, ठीक है। जाति छोटे अक्षरों में लिखी जाती है, मतलब जाति होती है जो इंडिका, वो पूरे छोटे अक्षरों में लिखी जाती है, स्मॉल अक्षरों में लिखी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन। पौधों को समूह में बांटने एवं उनके नामकरण को सर्वप्रथम कैरोलस लीनियस ने किया था। पौधों को बांटने एवं उनका नामकरण, कि पौधों को अपन बांटते हैं, बांटना और नामकरण किसने दिया? पहले कैरोलस लीनियस ने। किसने दिया? कैरोलस लीनियस ने। अब आपको ये छोटे क्वेश्चनों में पूछ ले हैं कि पादपों का वर्गीकरण या इनका नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताओ, तो अपने पास आता है कैरोलस लीनियस, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे, जिसने यह सभी नाम लैटिन या ग्रीक भाषा में दिया था। इनको कईयों को तो दे दिया ग्रीक भाषा में, कईयों को लैटिन भाषा में, ठीक है। इसके बाद में अपन चलते हैं, वह वैज्ञानिक स्वीडन का निवासी था। यह वैज्ञानिक जो कैरोलस लीनियस है, यह स्वीडन का निवासी था। कहाँ का रहने वाला था? स्वीडन का रहने वाला था, ठीक है। इसके बाद में नामकरण के आधार पर ही कुछ पौधों को उनकी रहन सहन की आदतों में, गुणों के अंदर बांट दिया जाता है, जिसने एक नए नामकरण की पद्धति की उत्पत्ति हुई, जिसे वर्गीकरण नाम दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपने उद्यान कृषि संबंधित वर्गीकरण। अगला टॉपिक अपने पास उद्यान कृषि संबंधित वर्गीकरण। इसको एक बार मिटा देता हूं, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए दोस्तों, और क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आपको पता है जो अभी 29 कॉलेजें खुली है, अभी राज्य सरकार ने 29 कॉलेजें खोल तो दी, उनमें ना तो कोई टीचर की व्यवस्था है, ना कोई प्रैक्टिकल फील्ड की व्यवस्था है, यहाँ तक कि बच्चों की बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। तो इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो अपने छोटे भाई बहन हैं वो पढ़ सके क्लासों से, ठीक है। इसके बाद में उद्यान कृषि संबंधित वर्गीकरण। दूसरा टॉपिक है उद्यान कृषि संबंधित वर्गीकरण, ठीक है। उद्यान मतलब बागवानी संबंधित, मतलब कृषि के अंदर जो बागवानी करते हैं उससे संबंधित वर्गीकरण, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन, बागवानी का वर्गीकरण, ठीक है। उद्यान कृषि वर्गीकरण पौधों के उगने, वृद्धि करने के समय के अनुसार एवं कुछ आवश्यकता गुणों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कि अपन जो उद्यानिकी का वर्गीकरण करते हैं, पौधों का वर्गीकरण करते हैं, तो अपन उनको ध्यानपूर्वक कर किया जाता है, ठीक है। दोस्तों गला सूख जाता है इसलिए पानी पीना पड़ता है, ठीक है। तो अपन देखते हैं अगला टॉपिक अपने पास उद्यान कृषि संबंधित वर्गीकरण में है। पहला अपना है 1 वर्षीय पौधे।
इसके अंदर अपन एक वर्षीय पौधे देखते हैं। पहला अपना है इसके अंदर उद्यान कृषि से संबंधित वर्गीकरण के अंदर पहला है एक वर्षीय पौधे। एक वर्षीय पौधे, तो अपन एक वर्षीय पौधे देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक वर्षीय पौधे के अंदर हम किन किन पौधों का अध्ययन करते हैं, क्या क्या अध्ययन करते हैं। एक वर्षीय पौधे में है मतलब एक वर्षीय पौधे को होते हैं एनुअल प्लांट। एनुअल प्लांट कई बार क्या है कि जेट में आईसीआर में कृषि सुपरवाइजर में ये मतलब एक वर्षीय ना देकर एनुअल प्लांट पूछ लेते हैं, तो काफी दोस्त इसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनुअल प्लांट कहाँ से आ गया, ये तो हमारे को पढ़ा हुआ ही नहीं है। तो अपन दोस्तों साथ साथ जो कोई इंग्लिश के वर्ड आते हैं उनको भी ध्यान में दीजिए, क्योंकि आप मान लो कि अगर बीएससी में अगर तो अभी तो है ना बीएससी के अंदर अपन हिंदी के अंदर कर देते हैं, पर एमएससी के अंदर प्योर इंग्लिश चलती है। तो आप अगर धीरे धीरे अब से ही इंग्लिश सीख जाओगे तो आगे जाके दिक्कतें नहीं होगी। ठीक है, तो अपने एक वर्षीय पौधे एनुअल प्लांट में अपन देखते हैं ऐसे पौधे जो अपना समस्त जीवन एक मौसम से पूर्ण कर लेते हैं। मतलब ऐसे प्लांट जो अपना जीवन चक्र एक मौसम में पूरा कर लेते हैं। एक जीवन मतलब अपना लाइफ एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं, एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं। दोस्तों आपको मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं आप नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, अब मैं चल रहा हूँ, लिखाता हूँ, आपको नोट्स लिखाता हूँ। ठीक है, लिखिए आप ऐसे पौधे जो अपना समस्त जीवन एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं, कि ऐसे पौधे या ऐसे प्लांट जो अपना जीवन चक्र एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं इसके अंदर सम्मिलित किए गए हैं। इसके समस्त जीव का समय 3 से 6 महीने तक का होता है। इसका जीवन काल कितने होता है? 3 से 6 महीने का जीवन काल होता है इसका। जैसे एग्जाम्पल अपने पास मक्का, टिंडा, टमाटर। एक वर्षीय का अपने पास एग्जाम्पल है मक्का, टिंडा और टमाटर। ठीक है, साथ साथ एग्जाम्पल भी करते हैं। कई बार पूछ लेते हैं कि एक वर्षीय के अपने को एग्जाम्पल बताइए, छोटे क्वेश्चन में पूछ लेते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि एक वर्षीय के उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, और ये सुपरवाइजर में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो अपना बॉटनिकल क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला चलते हैं अपन द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे दूसरा अपने पास है द्विवर्षीय पौधे। द्विवर्षीय पौधे हैं, द्विवर्षीय से पौधे हैं अपने को बाइनल प्लांट बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? बाइनल प्लांट। बाइनल प्लांट। ठीक है, द्विवर्षीय का दूसरा नाम है बाइनल प्लांट। इसके बाद में इसके अंदर देखते हैं अपन, साथ साथ नोट्स बनाते जाए अपन। देखते हैं अब इसके अंदर ऐसे पौधे सम्मिलित होते हैं, द्विवर्षीय के अंदर ऐसे पौधे सम्मिलित होते हैं जो एक मौसम में अपनी वृद्धि करते हैं। मतलब इनका जीवन काल 2 प्रकार से होता है। एक वर्ष में तो पहले मौसम में तो अगर ये अपनी वृद्धि करते हैं, उसके बाद में दूसरे मौसम में फल फूलते हैं, वह बीज बनाते हैं। पहले मौसम के तो अंदर ये वृद्धि करते हैं, उसके बाद में दूसरे मौसम के अंदर ये उसकी फलते फूलते मतलब मोटे होते हैं और बीज बनाते हैं। ठीक है, जैसे गाजर, मूली, पत्ता गोभी। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, गाजर, मूली, पत्ता गोभी। ठीक है, पत्ता गोभी कि इसमें गाजर, मूली पहले मौसम के अंदर तो ये अपनी वृद्धि करती है, उसके बाद में दूसरी वृद्धि में ये दूसरे मौसम में फल देती है या फूलती है। ठीक है, फिर बीज बनाती है। इसके बाद में देखते हैं अपन इसका जीवन काल कितना होता है? 6 से 9 महीने का जीवन काल होता है इसका तो होता है 3 से 6 मंथ का इसका होता है जीवन काल। 8 से 9 महीने का, 6 से 9 महीने का। दोस्तों ये आपके हॉर्टिकल्चर का जो बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है, ये आपके सुपरवाइजर में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अपनी सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है उसके नज़दीक एग्ज़ाम आ गई अपने, ज़्यादा समय नहीं बचा, ओनली 5 महीने बचे हैं। इसलिए आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों के पास, जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फायदे या कारगर है क्लास। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं हर्बेशियस बहुवर्षीय पौधे। हर्बेशियस तीसरा अपने पास हर्बेशियस प्लांट। कौन से? हर्बेशियस
प्लांट, हर्बेशियस प्लांट में बहुवर्षीय पौधे मतलब बहुवर्षीय पौधे, ऐसे पौधे जो अपना जीवन 1 वर्ष से अधिक समय तक रखते हैं। इसमें क्या है कि इसका जीवन 1 वर्ष से ज्यादा का होता है, 1 वर्ष से ज्यादा का होता है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं अपन, तथा मुलायम स्वभाव के होते हैं। ये मुलायम स्वभाव के होते हैं बहुवर्षीय पौधे, जैसे बहुवर्षीय गुलदाउदी, जरबेरा इत्यादि बहुवर्षीय पौधों में आता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं अपन जरबेरा और गुलदाउदी, ठीक है। एक बार उतार लीजिए दोस्तों, इतनी देर में इंक डाल लेता हूं, एक बार अपना मार्कर चल नहीं रहा सही प्रकार से, आप साथ साथ उतारते जाइए, ठीक है। या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बाद में उतार लीजिए इसको, क्योंकि साफ नहीं दिखाई दे रहा आपको, फिर नोट्स उतारने में दिक्कत होगी आपको। दोस्तों क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपनी जब क्लास पहले स्टार्ट करते हो तो आप ये इस वीडियो को पहले रोक दीजिए और पहले पिछली क्लासों को जाके देखिए, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो अपनी अपनी पिछली शुरू की क्लास है, जब अपन शुरू की क्लास डाले थे उसमें आपको मैं सिलेबस दे दिया कि अपने पास कितने टॉपिक है, क्या क्या सिलेबस में दे रखा है, क्या क्या नहीं दे रखा है। अच्छी प्रकार से आपको जो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अपनी फर्स्ट क्लास की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, और जो अपने पास अपने जो सिलेबस के बारे में अपने चर्चा की थी उसका भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। इसके बाद में अपने देख लिए हर्बेशियस या बहुवर्षीय प्लांट देख लिए। इसके बाद में अपन देखते हैं काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे। चौथा अपने पास है काष्ठीय बहुवर्षीय पौधे। चौथा है काष्ठीय बहुवर्षीय प्लांट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन बॉडी पेरेनल प्लांट, ठीक है इंग्लिश में। इसके बाद में अपन इसके अंदर देखते हैं जो पौधे बहुवर्षीय होते हैं तथा उनकी लकड़ी काफी सख्त होती है। जो पौधे बहुवर्षीय होते हैं अपन पिछली क्लास में बताए थे, पिछली मतलब टॉपिक था अपना तीसरा, हर बहुवर्षीय पौधे, इनकी मतलब इनकी कठोर काष्ठीय होती है। बहुवर्षीय जो पौधे होते हैं उनकी वो कठोर होते हैं, उनकी लकड़ी सख्त होती है, ठीक है। जैसे समस्त फल तथा फूल वाले पेड़ पौधे, जैसे समस्त फल सभी फल वाले पौधे, सभी फल वाले पौधे और पुष्पीय पौधे, बहुवर्षीय पुष्पीय पौधे की सख्त होती है लकड़ी, ठीक है। इसके बाद अपन देखते हैं पांचवा है छड़ने वाली बहुवर्षीय पौधी। तो इसके देखते हैं, इसके अंदर सब्जी फूल तथा फल वाले पौधों की समस्त बेलें सम्मिलित है। छड़ने वाले मतलब छड़ने वाले, जैसे मान लो अपन जब सब्जी करते हैं तो सब्जी के अंदर अपन जैसे बेल वाली हो गई, जैसे अपन कोई दीवार के अगर पास लगाते हैं, ये अपने पास दीवार आ गई, इसके पास में अगर पौधे कोई भी लगाते हैं, घिया ले लो, लौकी वगैरह मान लो, तोरी वगैरह कुछ भी मान लो, तो अपन यहाँ पे लगाते हैं तो ये किसका सहारा लेके, दीवार का सहारा लेके ऊपर चढ़ जाती है और यहाँ पे फल लगा लेती है, ठीक है। तो छड़ने वाली बहुवर्षीय पौधे मतलब बहुवर्षीय मतलब कई 1-2 साल तक उनमें फल फूलते हैं, ठीक है। इसके दे रखा है जैसे अंगूर सेम आदि, अंगूर सेम आदि। पांचवा था अपना चढ़ने वाली बहुवर्षीय पौधे, चढ़ने वाले बहुवर्षीय पौधे, अंगूर और बेल, अंगूर और बेल हो गई, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं बॉटनिकल क्लासिफिकेशन, वानस्पतिक वर्गीकरण, ठीक है। तो इसको मिटा देता हूं एक बार। वानस्पतिक वर्गीकरण देखते हैं अपन कितने भागों में बांटा गया, क्या क्या है। अपन एक
चार्ट के द्वारा देखते हैं, इसको चार्ट के द्वारा समझते हैं। ठीक है, इसको दो भागों में बांट देते हैं अपन। ठीक है, पहला हो गया अपने पास क्रिप्टो गेम और दूसरा हो गया फेनेरो गेम। फेनेरो गेम। ठीक है, अपन क्रिप्टो गेम को बांटते हैं तीन भागों में, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडो, टेरिडो रहेगा अपने पास, टेरिडोफाइटा। ठीक है, थेलोफाइटा के अंदर अपने पास तीन उदाहरण है, जैसे मान लो शैवाल, शैवाल हो गया, कवक हो गया और काइटिन हो गया। तीसरा है काइटिन। ठीक है, इनको बांट दी थेलोफाइटा के अंदर। अब इसके अंदर आगे चलते हैं अपने फेनेरो गेम। दो प्रकार के होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला तो होता है अपने पास जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, दूसरा हो गया, इधर दिखेगा नहीं आपको, एंजियोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया। इसके बाद में अपन देखते हैं एंजियोस्पर्म को दो भागों में बांटा गया है। पहला हो गया एक बीजपत्री, दूसरा हो गया द्विबीजपत्री। ठीक है दोस्तों, एक बार उतार लीजिए इसको, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, इस सारणी को उतार लीजिए, चार्ट को उतार लीजिए एक बार, फिर मैं समझा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, एक बार उतार लीजिए इसको। तो मैं बता रहा हूँ आपको, अपने है बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन के अंदर अपने पास दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकारों में बांटा गया इसको। एक तो होता है क्रिप्टो गेम में, दूसरा अपने पास फेनेरो गेम में। ठीक है, दो भाग हो गए इसके। फिर क्रिप्टो गेम को अपन फिर तीन भागों में बांटते हैं। तीन भाग कौन कौन से अपने पास है? पहला है थेलोफाइटा, दूसरा अपने पास ब्रायोफाइटा, तीसरा अपने पास टेरिडोफाइटा। तो फिर थेलोफाइटा को अपन तीन भागों में बांटते हैं। तो पहला अपने पास है शैवाल हो गया, दूसरा हो गया कवक हो गया, तीसरा हो गया काइटिन। ठीक है, इसके अंदर अपन दूसरे में आता है फेनेरो गेम में। फेनेरो गेम को अपन दो भागों में बांटा गया। पहला अपने पास जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फिर अपन दो भागों में बांटा गया। पहला अपने पास एक बीजपत्री, दूसरा है द्विबीजपत्री। तो अपन इनके बारे में एक एक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं पहले जिम्नोस्पर्म। ये देखते हैं अपन जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बारे में देखते हैं अपन। जिम्नोस्पर्म के अंदर दे रखा अपने को ऐसे पौधे जिनके बीज पूरी तरह से अनावृत हो, अनकोटेड हो। ऐसे पौधे मतलब इसके अंदर होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर, जैसे कि ऐसे पौधे जिनमें अनकोटेड हो। ठीक है, और अंडाशय का पूर्ण अभाव हो, जिसमें अंडाशय का पूर्ण अभाव हो, मतलब कुछ भी नहीं हो, उसमें कम हो या बिल्कुल ना के बराबर हो। ठीक है, इसके बाद में जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं, जैसे साइकस, पाइनस, सेड्रस आदि। जिम्नोस्पर्म के अपने पास उदाहरण है, उदाहरण साइकस, साइकस हो गया अपने पास, पाइनस हो गया और साइड्रस हो गया। ठीक है,
इसके बाद अपन देखते हैं इसके गुण देखते हैं। गुण क्या कि साथ साथ उतारते जाइए दोस्तों जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अपनी स्पीड भी ज़्यादा नहीं है बोलने की, अपन धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आपको क्योंकि अपने पास अभी तक टाइम है काफ़ी, और आराम से आप नोट्स बनाते जाइए साथ साथ, क्योंकि अगर आप पहले नोट्स नहीं बनाओगे तो आपके पास बार ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इन मैथ वगैरह एक ऐसी सब्जेक्ट है, मैथ वगैरह ले लो, बायोकेमिस्ट्री, ये एक ऐसी सब्जेक्ट है जैसे मान लो अपन पिछले मतलब 3 सालों से नहीं पढ़ रहे, जिसके या बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट सेम में आती है, तो अपन 10th क्लास के बाद में नहीं पढ़ते, अपने 10th पास करते अपन 11th में एग्रीकल्चर ले लेते हैं, तो एग्रीकल्चर में अपने पास कोई मैथ का कोई रोल नहीं होता। उसके बाद में 12th के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर भी अपने पास मैथ का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अपन जैसे 12th पास करते हैं उसके बाद में अपन को देखना होता है कि ऑप्शन चूज करते हैं कि आईसीआर में जाए, जेट में जाए या फिर बीए ले। तो अपन जैसे एक जेट का टेस्ट होता है, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, उसमें अपन प्रिपरेशन करते हैं 1 साल की, अगर जिसका 12th के साथ आ गया क्रैश कोर्स के अंदर तो ठीक है, और उसके बाद में अपन जेट का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपन सेलेक्ट होते हैं, मान लो अच्छे नंबर आ गए यूनिवर्सिटी में चले गए, ठीक है, तो यूनिवर्सिटी के तो क्या है कि उनमें तो क्या उतना परेशान नहीं होती क्योंकि वहाँ पे तो टीचर वगैरह की व्यवस्था हो जाती है। पर जैसे ही अभी जो 29 कॉलेजें खुली है उनमें ना तो टीचर की व्यवस्था ना और प्रैक्टिकल फील्ड के कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता दूं, जैसे दोस्तों मैं आपको जैसे क्लासें वाइज लग रही है अपनी, जैसे अपने मैथ के अंदर अपनी मैट्रिक्स हो गई, इसके बाद में अपन हॉर्टिकल्चर की क्लासें लगा रहे हैं, और अपन साथ साथ इसके अंदर मैट्रिक्स के अलावा दूसरा टॉपिक भी ले लेते हैं, और अपना इधर हॉर्टिकल्चर चलता रहेगा, और अपन जल्दी ही सोइल साइंस या फॉरेस्ट्री की भी क्लासें लगाएंगे, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको बता रहा हूँ, अपने पास होगी फर्स्ट सेम के अंदर एक तो हो गई मैथ हो गई और बायोकेम हो गई, ठीक है, ये काफ़ी दो तो एक ऐसी सब्जेक्ट है, एक इंग्लिश हो गई। ये अपने मतलब यूनिवर्सिटी से ले लो या कॉलेजों से ले लो, अदर कॉलेज कोई सी से ले लो, प्राइवेट मान लो कोई सी से, तो इसमें क्या है कि 80% बच्चे को बेक आती है मैथ, तो ये 100% गारंटी है मेरी, 80% बच्चों की क्या आती है, बेक आती है। तो इसमें ये ऐसे क्योंकि अपने पास 3 साल का गैप रह जाता है ना, इस वजह से फिर अचानक से अपने बीएससी फर्स्ट ईयर में आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों आप, क्योंकि अगर आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम में आपकी नहीं निकली तो अपने सेकंड ईयर के मतलब सेकंड ईयर में जब अपन फर्स्ट ईयर वालों के साथ देते हैं तो अपने को गिल्टी फील भी होती है कि अपन जूनियरों के साथ एग्जाम दे रहे थे, ठीक है। इसलिए आपको बता रहा हूँ। और मान लो कि अगर अपने फर्स्ट ईयर के अंदर 2 बैक रह गई, ठीक है, उसके बाद में अपन सेकेंड ईयर में आते हैं या सेकेंड सेम में आते हैं, 1 बैक उसमें रह गई, 3 बैक हो गई फर्स्ट ईयर के अंदर, उसके बाद में अपन सेकेंड ईयर के अंदर आते हैं, ठीक है। तो अपने को मान लो 8-10 सब्जेक्ट तो पहले हैं, उनमें से अगर 1 बैक और आ गई, सेकेंड ईयर के अंदर 1-2 बैक आ गए, तो अपने पास कितनी सब्जेक्ट हो गई, 5। इसके बाद में अपन 5 सब्जेक्ट होगा तो ये पिछले वाली फर्स्ट ईयर की पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में अपन को सेकेंड ईयर की जैसे मान लो 8-10 सब्जेक्ट अपने पास, तो उनको फिर पढ़नी पड़ेगी, ऐसे 10-15 सब्जेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे इसलिए दोस्तों बता रहा हूँ कि आपके बार ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आप साथ साथ क्लासों को नोट करते जाइए या नोट्स वगैरह बनाइए और साथ साथ क्लासों को ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। अपना हो गया था कहाँ पे चल रहे थे अपन, जिम्नोस्पर्म में, तो अपने जिम्नोस्पर्म का साइकस हो गया था, पाइनस हो गया था, साइड्रस उदाहरण तो हो गए थे। इसके अंदर अपन गुण पढ़ते हैं। गुण है ये पौधे 12मासी और जेरोफाइटिक होते हैं। 12मासी मतलब हर महीने, मतलब 12मासी मतलब कभी भी इनको पेनरल एंड एक्शन, 12मासी मतलब हमेशा के लिए होते हैं, जैसे बहुवर्षीय होते हैं ना कि मतलब हर वर्ष फल फूल देते हैं, इसी प्रकार 12मासी होते हैं। इनमें से स्पष्ट रूप से वार्षिक बल्ले पाए जाते हैं, इनमें स्पष्ट रूप से, इनमें जिम्नोस्पर्म में स्पष्ट रूप से, जैसे ये पौधा, ये अपना प्लांट हो गया, इसके अंदर अपने पास वार्षिक बल्ले पाई जाती है, ये रिंग के आकार की बल्ले पाई जाती है अपने पौधे के अंदर, ठीक है। इसके बाद में इसमें वायु परागण होता है। इसमें क्या होता है, वायु परागण। वायु परागण का मतलब समझिए आपकी, अगर अपन एक पौधे से दूसरे पौधे में निषेचन करवाते हैं तो किसी के अंदर तो अपन जैसे मालूम मधुमक्खियों के द्वारा होता है, किसी के अंदर अपन पॉलिनेशन कराते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर किसके द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, एयर परागण होता है इसमें, ठीक है, वायु परागण होता है। और 1 से अधिक बूंद का गुण होता है, इसके अंदर अपने पास 1 से अधिक बूंद का गुण होता है, मतलब 1 बूंद से भी अधिक बूंदों का गुण होता है इसके अंदर अपने पास। इसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। 1 बूंद में 1 या 1 से अधिक बीजपत्र, रेडिकल और प्लूमल के साथ होता है। इसके अंदर 1 बूंद में 1 या 1 से अधिक बीजपत्र होते हैं, इसमें एक ही बूंद में 1 या 1 से अधिक बीजपत्र होते हैं, ठीक है।
इसका अपन आर्थिक महत्व देखते हैं कि आर्थिक महत्व क्या क्या है। ठीक है, इनका खाना लकड़ी और दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनका अपन खाने के रूप में भी लेते हैं, इसका दवाइयों के रूप में भी लेते हैं, इसका अपने पास है लकड़ी के रूप में, जैसे ईंधन वगैरह के लिए भी काम में लेते हैं। ठीक है, सजावट और घरेलू उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है, मतलब सजावट के लिए भी और घरेलू उपयोग के लिए, मतलब घर के लिए भी यह उपयोगी है। वाष्पशील तेल चमड़ा तैयार करने और रेजिन बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपने वाष्पशील जो तेल होता है वो भी बनाने के लिए काम किया जाता है, चमड़ा बनाने के लिए काम किया जाता है। ठीक है, और रेजिन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं एंजियोस्पर्म। कौन सा देखते हैं? एंजियोस्पर्म। सेकंड देखते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में है यह पादपों का सबसे महत्वपूर्ण उपसमूह है। यह पादपों का उपसमूह है। जैसे मान लो कि अपने पास समूह तो होगा फेनरोगेम और क्रिप्टोगेम, ये तो अपने पास किसका मतलब ये समूह है, इसका उपसमूह कौन सा है? एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म का ये महत्वपूर्ण मतलब इंपॉर्टेंट है। एंजियोस्पर्म में से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने पास यहाँ पे लिख लो इंपॉर्टेंट। इसको ध्यान से सुनना दोस्तों और इसको नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसके। ये पादपों का सबसे महत्वपूर्ण उपसमूह है जिनके बीज परतदार होते हैं। इनके बीज होते हैं जो उनके परतदार होते हैं, उनके ऊपर एक काष्ठीय मतलब छड़ा होता है, कवर छड़ा होता है, जिससे मतलब मान लो कि किसी कीट वगैरह की द्वारा क्षति नहीं होती। ठीक है, और जल्दी बीज खराब नहीं होते, और किसी अंग या अंडाशय में विकसित होते हैं, या यह किसी अंग या अंडाशय में विकसित होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म। अगला अपने पास है हमारे प्रमुख खाद्य पदार्थ फाइबर, मसाले और पेय फसलें फूल वाले पौधे होते हैं। इनका प्रयोग चिकित्सीय पौधे, प्रतिवर्धी, स्वादीय, प्रजातीय, लेटेक्स उत्पादन जैसे रबर आदि के रूप में भी, इनका लेटेक्स के रूप में रबर बनाने के लिए भी काम में लिया जाता है। इस पौधों के तेलों का इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इस पौधे से अपन तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, इत्र बनाने के लिए काम करते हैं, साबुन और सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी काम में लिया जाता है। इसके गुण देखते हैं अपन, क्या देखते हैं इसके गुण कि क्या क्या गुण है एंजियोस्पर्म के। एंजियोस्पर्म के गुण अपने पास, इस पौधे का प्रजनन अंग फूल होता है। इस पौधे का प्रजनन अंग, जब मतलब प्रजनन अपन जो निषेचन करते हैं तो इसका अंग कौन सा होता है? अपने पास फूल होता है। जो फ्लावर होता है, क्या होता है? फ्लावर होता है। ठीक है, इसमें दोहरा निषेचन, इसमें क्या कि दोहरा निषेचन होता है इस फूल के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर दोहरा निषेचन होता है। इसके बाद में देखते हैं ये स्पेरोटिक की सहजीवी और परजीवी होते हैं, कुछ स्वपोषी भी होते हैं। इनमें क्या है कि कुछ पौधे तो सहजीवी या परजीवी भी होते हैं और कुछ स्वपोषी भी होते हैं, मतलब खुद के द्वारा ही परागण कराना, निषेचन वगैरह या भोजन प्राप्त करना। ठीक है, आमतौर पर स्थलचर होते हैं, लेकिन कुछ जलचर भी होते हैं। ये आमतौर पर मतलब एंजियोस्पर्म स्थल पर मतलब स्थल पर भी लग जाते हैं, खेतों वगैरह में भी लग जाते हैं, या फिर ये जलचर भी होते हैं, ये जल में भी लगने वाले पौधे होते हैं इसमें एंजियोस्पर्म में। ठीक है, इसके बाद में संवहनी उत्तक बहुत ही अच्छी तरह से विकसित होता है। इसमें संवहनी उत्तक बहुत ही अच्छी तरह से विकसित होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म को भी दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया जाता है। इस एंजियोस्पर्म को ये पहले तो फेनेरोगोम को अपन उपसमूह में बांटे थे दो में। ठीक है, और जिम्नोस्पर्म के अंदर अपन ये देख लिए, एंजियोस्पर्म को फिर उपसमूह में बांटा गया है, एक बीजपत्री और द्वितीय बीजपत्री। तो एक बीजपत्री के अंदर देखते हैं अपन मोनोकोट। एक बीजपत्री को अपन क्या बोलते हैं? मोनोकोट। कई बार पूछते हैं कि मोनोकोट किसे कहते हैं, या मोनोकोट के उदाहरण बताइए। ठीक, तो मोनोकोट एक बीजपत्री ना देकर मोनोकोट दे दिया आपको। ठीक है, मोनोकोट। तो मोनोकोट के अंदर दे रखा अपने को मोनोकोट के इन वर्ग के पौधे एक पत्तियां चौड़ी होने की बजाय अधिक लंबी होती है। इन वर्ग के पौधों की पत्तियां चौड़ी होने के बजाय, मतलब इन पौधे की जो पत्तियां होती है वो चौड़ी न होकर लंबी होती है। जैसे मान लो ये अपने पास पत्तियां हैं, ये अपनी पत्ती है। ठीक है, ये मतलब आकार में चौड़ी न होकर, ऐसे आकार में चौड़ी न होकर ये लंबी होती है, ऐसे लंबी होती है। ठीक है, इसके गुण है एक बीजपत्री के। ठीक है, अब आगे चलते। एक बीजपत्री के तने में कैम्बियम की कमी होती है, मतलब एक बीजपत्री का जो तना होता है, एक बीजपत्री जो पौधा होता है उसके कैम्बियम, उसके तने के अंदर कैम्बियम की कमी पाई जाती है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ताड़ के पेड़ को छोड़कर इस श्रेणी के बाकी सभी पौधे बहुत कम ऊंचाई वाले होते हैं। एक बीजपत्री के ताड़ के पेड़ को छोड़कर, जो एक बीजपत्री के अंदर ताड़ का पेड़ होता है उसको छोड़कर सभी पौधों की हाइट क्या होती है? छोटी होती है, कम होती है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं। मक्का, गेहूं, धान, प्याज, गन्ना और केला, नारियल। क्या हो गया? धान, उदाहरण देखते हैं अपन।
धान हो गया, मक्का हो गया, गेहूं हो गया, गंवार हो गया, ठीक है। और क्या है अपने पास एग्जाम्पल, जौ केला हो गया, जो केला, ठीक है। इसके बाद में इसके गुण देखते हैं अपन। गुण है, इन पौधों के बीज में एक बीजपत्री पाया जाता है। इन पौधों के बीज में एक बीजपत्री पाया जाता है, साइटोडोन पाया जाता है। साइटोडोन का मतलब होता है एक बीजपत्री, ठीक है। इनकी पत्तियां समांतर शिरा रचना वाली होती है। एक बीजपत्री किसे कहते हैं, जिनके फल में ओनली एक बीज पाया जाए, उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं, ठीक है। इनकी पत्तियां समांतर शिरा रचना वाली होती है। इनकी जो पत्तियां होती है वो समान संरचना वाली होती है, मतलब उनमें जो दार या वो होती है ना, रंध्र वगैरह, वो समान में होते हैं, ठीक है। इन पौधों की जड़ें अधिक विकसित नहीं होती। जो इन पौधे, जो एक बीजपत्री के पौधे होते हैं, इनकी जड़ें छोटी होती है, अधिक विकसित मतलब अधिक गहराई तक नहीं जा पाती, ठीक है। इन पौधों की जड़ें अधिक विकसित नहीं होती। फूल बहुत बड़े होते हैं, यानी 3 या 3 के गुणक में पंखुड़ियाँ होती है। मतलब जो इनकी जड़ें हैं वो क्या है कि अधिक गहराई तक तो जाती नहीं है, पर इनके फूल क्या है कि बड़े होते हैं। संवहनी भाग में कैम्बियम मौजूद नहीं होता। जो इसका संवहनी भाग होता है उसके अंदर कैम्बियम मौजूद नहीं होता, ठीक है। इसके बाद में द्विबीजपत्री, डाइकोट, इसे बोलते हैं डाइकोट। द्विबीजपत्री को अपन डाइकोट बोलते हैं। डाइकोट देखते हैं। इन पौधों में 2 बीजपत्र होते हैं। क्या होता है, द्विबीजपत्री के अंदर 2 बीजपत्र होते हैं, ठीक है। सिरे उनकी पत्तियां का जाल बनाती है। इसमें सख्त लकड़ी वाले पौधों की सभी प्रजातियां, दालें, फल, सब्जियां आदि आती हैं। कि इसमें द्विबीजपत्री के अंदर तो अपने एक बीजपत्री के अंदर तो मुलायम वाले आते थे प्लांट, इसके अंदर क्या है कि सख्त कलम या सख्त हार्डवुड वाले आते हैं, ठीक है। दालें मान लो, फल ले लो, सब्जियां ले लो आदि, जैसे मटर, आलू, सूर्यमुखी, गुलाब, बरगद, सेब, नीम आदि, ठीक है। यह इसके उदाहरण हो गए। साथ साथ उतार दी जाइए दोस्तों और अपने नोट्स बनाइए, ठीक है। गुण अपने पास, इन पौधों के बीज में 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। जो ये पौधे होते हैं द्विबीजपत्र, इनके बीजों के अंदर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं। संवहनी हिस्से से कैम्बियम होता है, इसके संवहनी उत्तक होता है, उसमें कैम्बियम पाया जाता है, और एक बीजपत्र के अंदर कैम्बियम है नहीं पाया जाता। कभी आपको मान लो कि 2 नंबर के 3 नंबर के क्वेश्चन के अंदर बोल ले कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। अगर आप इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जो मैं आपको यहाँ पे क्लासों में बता रहा हूँ क्वेश्चन और आपको अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, आप बस क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको पता है कि आपके लिए कर रहा हूँ, जो आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ठीक है। अगला अपने पास, पौधों के फूलों में 4 या 5 के गुणक में पत्तियां होती है। 4 या 5 गुणक की पत्तियां होती हैं द्विबीजपत्री पौधों में। इसके बाद में इन द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। जो ये द्विबीजपत्री होते हैं उनमें द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो अपना सेकंड लेक्चर था हॉर्टिकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। अपना क्या था सेकंड लेक्चर, हॉर्टिकल्चर एंड बोटेनिकल क्लासिफिकेशन। तो अपना सेकंड लेक्चर यहीं समाप्त होता है। और दोस्तों अपन नेक्स्ट जो थर्ड अपना लेक्चर है, क्लाइमेट फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, इसको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ते हैं। इससे पहले आपको बता दूं, अगर दोस्तों आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो दोस्त क्लास पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो अपन अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।